नमस्कार दोस्तों जन्म दिवस के बहाने से हम आज जिस व्यक्ति को फिर से याद कर रहे हैं और वो शख्स हैं शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी के बारे में हम लोग कई बार कई अलग अलग नज़रियों से पहले भी बातें साझा कर चुके हैं और आज भी इसलिए उनके जन्मदिन के हवाले से इन दिनों में जन्मदिन उनका होता है तीसरे चौथे सप्ताह में जुलाई के। तो कुछ एक बातें जो छूट जाती हैं उनको फिर से हम याद कर लेते हैं और उनमें शिव कुमार बटालवी की ख़ास बातें जो हमें अक्सर याद आती रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी उम्र कि थोड़ी उम्र में बहुत ज़्यादा बातें कर जाना ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात होती है और पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक जो सर्वाधिक लोकप्रिय शायरों की जो कतार है उसकी प्रथम पंक्ति में हम लोग शिव कुमार बटालवी को भी खड़ा हुआ पाते हैं। यह भी पहली बार है कि हमारे देश में किसी शायर की प्रतिमा लगी है और वो भी पहली बार ये शिव कुमार बटालवी के संदर्भ में ही हुआ है कि उनके शहर गृह नगर आप कह सकते हैं बटाला, वहाँ पर उनकी आदमकद जो प्रतिमा है शिव कुमार बटालवी की वो वहाँ लगाई गई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ वजाहत भी करनी ज़रूरी है, स्पष्टीकरण देना भी ज़रूरी है कि शिव कुमार बटालवी का जन्म बटाला में नहीं हुआ था। ये बटाला शहर उन्होंने अपने गृह क्षेत्र जहाँ पर आकर उनका परिवार बसा था भारत पाक विभाजन के बाद, उस क्षेत्र के नाम से अपने आप को जोड़ लिया था क्योंकि वो समझते थे कि मैं तो अब बटाला का बेटा हूँ। जन्म उनका हुआ था वो पाकिस्तान में ही हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में एक छोटे से गांव में, और उनके पिता तब पटवारी थे वहाँ के। और ये भी एक विचित्र संयोग है कि भारत पाक विभाजन के बाद भी उनके पिता पंडित जी महाराज यहीं पटवारी लग गए और प्रारंभिक दिनों में उनका भी ये था कि मेरे बेटे को कम से कम ये दारू दूरू पीता रहता है, गाता रहता है और लिखता रहता है, इसको कोई ढंग का रोज़गार भी तो चाहिए, और उसको इसलिए पहले पहले कुछ दिनों के लिए उन्होंने पटवारी भी लगवा दिया। रसूख के साथ या अपने किसी ऑफिसर साहिबान के साथ अप्रोच करके कि महाराज ये अपना रोटी रोज़ी कमा लेगा तो कम से कम ये तो आप एक जॉब का बंदोबस्त तो इसके लिए कर दें। लेकिन अब ये क्या पता था कि बाद में इतना ज़्यादा कि ये चीज़ें उसके लिए महत्वहीन हो जाएंगी, इतना ज़्यादा बुलंदियों को छूने लगेगा वो शख्स, और उसने बुलंदियों को छुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक जॉब देने की बात थी, नौकरियाँ उसके नाम से जोड़ी जाने लगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसे विशेष रूप से अपना पीआरओ, ऑनरेरी पीआरओ का एक पद दे दिया। काम कुछ नहीं था, सिर्फ एक कमरा दफ्तर दे दिया, स्टाफ दे दिया, वहाँ आ जाया करे, हाजिरी लगा जाया करे और उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म। पूरी तनख्वाह जो भी एक ऑफिसर ग्रेड की होती थी उसको मिल जाती थी और चंडीगढ़ में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसकी पोस्टिंग कर दी गई। अब कुछ लोगों ने बाद में सुझाव भी दिया कि जहाँ जिस दफ्तर में जिस कमरे में वो शख्स बैठा करता था तो उस दफ्तर के उस कमरे को कम से कम प्रिजर्व कर लिया जाए एक स्मृति स्थल के रूप में, ताकि उसको याद किया जा सके। और इतना ज़्यादा उस शख्स ने लिखा मित्रों कि उसकी कुछ किताबें, दो किताबें शायद उसके देहांत के बाद ही छप पाईं, इतना ज़्यादा उसने लिखा। और जो अंतिम उसकी पुस्तकें हैं उनमें एक विषय जो है सब में पलायन तो नहीं आप कह सकते, एस्केपिज़म तो नहीं कह सकते, लेकिन दुख, दर्द, पीड़ा और मृत्यु का जो बोध है उसको बयान करने पर ही पूरी की पूरी केंद्रित रही। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैनू विदा करो उसकी पुस्तक थी, और उसमें नज़में भी ऐसी कि तुसी केड़ी रुत्ते आए मेरे राम जियो, जद बागी फुल कमलाए मेरे राम जियो। और इसी प्रकार से मैनू विदा करो में ही शायद ये नज़म भी थी उन दिनों में, बाद में सुना है कि उसको तरमीम भी कर दिया गया, बदल भी दिया गया। कि उसमें ये 25वीं सालगिरह के आसपास छपी थी कि उम्र दे 25 वरे, उम्र के 25 बरस, उम्र दे 25 वरे ते दिन सवा को 9000, केड़े मकसद वास्ते दिते ने आखिर मैं गुजार, केड़े मकसद वास्ते आईने में सूरज खा लए।
और केड़े मकसद वास्ते सिर ऐनियां रातां दा पार। तो मित्रों, जन्मदिन के अवसर पर मृत्यु बोध के इस अमर शायर को याद करना प्रासंगिक भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि एक दार्शनिक पहलू ज़िंदगी का, एक फ़लसफ़ाना जो है अंदाज़, दार्शनिक पहलू वो भी सामने आता है। शुक्रिया।